हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज विद जीएनपी, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ यह सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग भी अपने कमर की पेटियाँ बांध लीजिए। इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 2 में साइंस के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको प्रत्येक शिफ्ट को हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में कवर करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद जीएनपी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्तंभ ए में दिए गए पदों का स्तंभ बी में पदों से मिलान करना है। विटामिन ए जीरोप्थैल्मिया, जिसको दृष्टिहीनता बोला जाता है। विटामिन बी बेरी, विटामिन सी फॉर स्कर्वी, विटामिन डी से वैसे कैल्सीफेरॉल होता है, बट इसमें आयरन दिया हुआ है तो आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया, जिसे रक्त अल्पता बोला जाता है। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे। विटामिन ए रेटिनोल, लॉस ऑफ विजन, कैरेट पपाया सोर्स हो गया। विटामिन B1 थायमिन, बेरी बी फ्लेवर, पीस एंड यीस्ट। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, बैड स्किन, रिटार्डेड ग्रोथ, फिश मीट, एग। इसी तरह से आपको पायरोडोक्सिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालमिन, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2, ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली कौन सी गैस है जो विषैले रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। होता है ना कि बोलते हैं सर्दियों में घरों में आग जला के बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है ऑक्सीजन कैरी करने के साथ। फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। लाखों साल पहले पृथ्वी की सतह के अंदर दबे वृक्ष, पादप, जंतु जो हाई टेम्परेचर पर दब जाने के कारण फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। पेट्रोलियम हल्के गहरा रंग का कच्चा पदार्थ होता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखना, ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को बोला जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तब उत्पन्न होती है जब ईंधन पूरी तरह से जलता है। इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। ऊर्जा के पारंपरिक सोर्स जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक हो जाए सौर ऊर्जा, समुद्र से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। पारंपरिक होता है जो हमें नेचर से दोबारा नहीं मिलती, यानी कि ख़त्म होती है। बट जो नॉन रिन्यूएबल, एक तो होती है रिन्यूएबल एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है जो हमें नेचर से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहे 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर के नियत वेग से एक चिकनी सतह, घर्षण रहित सतह पर फिसल रही है, तो वस्तु के समान वेग से गतिमान रखने के लिए जो बल होगा वो क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम, वेग हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो इसमें बोल रहे हैं कि फोर्स क्या होगा, तो इसके लिए आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर किसी भी वस्तु का वेग अगर नियत है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब यहाँ इसका अल्टरनेट मेथड यहाँ देख लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन, F = ma, m द्रव्यमान 200 किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया था वस्तु का त्वरण 0 होता है क्योंकि वो कांस्टेंट वेग से चल रही है, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में बताया गया। फर्स्ट लॉ जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। सेकंड लॉ पिंड के रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। एंड थर्ड लॉ एवरी एक्शन ईच रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है पर बल शून्य नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दिखता है, ये पॉइंट ठीक है। इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश
में ऊंचाई पर होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इंद्रधनुष देखने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए, ये बात भी ठीक है। इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म प्रिज्म की भांति कार्य करती है, ये पॉइंट भी ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब हो गया प्रकाश का परिक्षेपण। जिस घटना में सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक पानी की बूंद एक छोटे प्रिज्म के रूप में कार्य करती है। सूर्य की प्रकाश की आपतित किरण को अपवर्तित या परिक्षेपित करते हैं, फिर इसे आंतरिक रूप से परावर्तित करते हैं। तो इसका डिटेल में आंसर है, आप एक बार PDF से पढ़िएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें भी आपको कॉलम मैच करने हैं। शैवाल, जिसे एल्गी बोला जाता है, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ कहते हैं। तो एल्गी किससे मैच होगी? एल्गी होती है क्लासिडोमोनास। उसके बाद है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो कि दही में पाया जाता है। यह फंगस एस्परजिलस, एक कवक होता है। एंड प्रोटोजोआ अमीबा हो गया। अमीबा के लिए एक पॉइंट याद रखना, ये कनेक्टिव लिंक होता है एनिमल और प्लांट के बीच में। शैवाल पर्णहरित युक्त साब थैलाइड बड़े पैमाने पर जलीय होते हैं, वानस्पतिक अलैंगिक यौन विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। टाइप ऑफ शैवाल, हरी शैवाल, लाल शैवाल, भूरी शैवाल। अब हरी शैवाल में क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा एंड वोल्वैक्स। रेड हो गई पोलिसिफोनिया। जो ब्राउन शैवाल हो गई वो गई फुसस लाइमिनेरिया। जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, वे कोशिका भित्ति के साथ केंद्रिक होते हैं। प्रकाश संश्लेषक सपोषी, रसायन संश्लेषण सपोषी होते हैं। अब कवक अरहित होते हैं, विषमपोषी होते हैं। डेड एंड डिके, मृत और परजीवी पर होते हैं। कुछ लाइकेन की तरह सहजीवी होते हैं। यानी कि जो कनेक्टिव लिंक होते हैं कवक होते हैं फंगस और लाइकेन, एल्गी, जिसे शैवाल बोला जाता है। प्रोटोजोआ विषमपोषी होते हैं, परभक्षी परजीवी के रूप में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर, आपका मित्र 4 मीटर की दूरी पर है। तो आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो दर्पण के बीच की दूरी को D1 माना 3 मीटर, और समतल दर्पण प्रतिबिंब जो इमेज बन रही है उसकी 4 मीटर। तो किसी भी मिरर की टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है और इमेज की डिस्टेंस होती है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है और इमेज, यहाँ कोई पर्सन खड़ा है और उसकी इमेज बन रही है, तो वस्तु से इतनी ही दूर बनती है। तो उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 4 + 3 = 7। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे गए सौर परिवार के ग्रहों में वह ग्रह का चयन कीजिए घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षीय गति समय अपने कक्ष पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। मतलब कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो लेटा हुआ प्रतीत होता है, उस पर है यूरेनस। इसका आंसर मार्क नहीं है बट ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है, ये अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से इसको लेटा हुआ या लुढ़का हुआ ग्रह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड। यदि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य 640 है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। तो किसी भी आवर्तकाल कैलकुलेट करना है। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर, तरंग दैर्घ्य जो इसकी लैम्डा हो गई 640 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = λ/v, v बोल दो चाहे स्पीड बोल दो, तो T 6.4320, तो आंसर हो गया 0.02 सेकेंड। अब तरंग के 2 क्रमागत शंख और गर्तों के बीच की दूरी को परिभाषित किया जाता है। T 1 सेकेंड में किए गए जो कंपन होता है, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में, वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि नीले को लाल करता कौन है, एसिड करता है, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा एसिड कौन सा ऑप्शन है। कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अब मैग्नीशियम क्या करता है, जल के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ये MgOH का होलक्वाइज बनाएगा जो कि हो गया बेस। अब कॉपर ऑक्साइड को देखते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड क्रिया करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो ये तो होगा नहीं। एक आयन या अणु जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन दान करने में सक्षम है वो हो गया एसिड, स्वाद में खट्टा होता है, प्रकृति में संक्षारक होता है, लिटमस को लाल कर देता है। इसका नाम लैटिन एसिड से आया था। एसिड का स्वाद में खट्टा, अम्लों में खट्टे स्वाद को संदर्भित करता है। इसकी pH होती है 1 से 7 के बीच में। HCl और H2SO4 इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हो गया बेस, पानी में घुलने पर हाइड्रोक्सिल देता है यानी कि OH- देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, स्वाद में कड़वा होता है, pH 7 से 14 होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक और प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जाता है। कोई पदार्थ अम्लीय क्षारीय प्रकृति का है या नहीं, तो संकेतक, संकेतक कुछ ऐसा जो जानकारी देता है, दिखाता है कि अम्ल और क्षार के बारे में बताता है, जैसे लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। अम्लीय विलयन लाल रहता है, लाल लिटमस पत्र, और नीला लाल हो जाता है। उदासीन विलयन में सेम ही रहता है। इसको आप PDF में पूरा है, आप इसको पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी कॉलम मैच करना है। फसल की कटाई, मड़ाई, फसल चक्रण, टपकन प्रणाली। फसल कब काटते हैं, जब कोई भी फसल पक जाती है और उसमें दाने को भूसे से अलग करना है, तो A का 4 हो गया। मंडाई कब करते हैं, फसल कब काटते हैं, जब वो पक जाती है, तो यानी कि A में 3rd हो गया। मंडाई, मंडाई होता है किसी भी चीज़ को अलग करना, जैसे गेहूँ और चावल को अलग करते हैं जब दाने और भूसे को अलग करते हैं। फसल चक्रण होता है फसल को बदल बदल कर लगाना। और टपकन प्रणाली, टपकन यानी कि टपकना, तो जल बूंद करके सीधी जड़ों के पास गिरता है। क्वेश्चन नंबर 12, हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, इसको आप PDF से एक बार रीड कीजिएगा। जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होती, इसमें यह बात ध्यान रखना, इसमें नहीं पूछा है। नाखूनों के द्वारा अंदर ली जाती हैं, पसलियाँ बाहर की ओर आती है, डायफ्राम ऊपर उठता है, फेफड़े फैलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डायफ्राम ऊपर उठता है। श्वसन में पहला कदम सांस लेना है, जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु अंदर ली जाती वायु कोश को मुक्त किया जाता है। सांस लेना जिसे इनहेलेशन बोला जाता है, यह क्रियाविधि जिसके द्वारा जीव वायुमंडल में वायु ऑक्सीजन ग्रहण करते कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ते, जिसे सांस लेना कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान का तंत्र जो कोशिका ऊतकों के बीच होता है। श्वास वायुमंडल द्वारा अंदर खींची जाती है तो वायु कोशिका बाहर निकलती है, और वायु झिल्ली में गैस की परतों का प्रसार होता है। रक्त द्वारा गैसों का परिवहन, ऊतकों के बीच O2 व CO2 का प्रसार। कैटाबोलिक प्रक्रियाओं और CO2 के परिणाम मुक्त करने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। अब अंतःश्वासन, उच्च श्वसन। अंतःश्वासन इनहेलेशन और उच्च श्वसन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में होता है कि सांस अपन अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है। और जब हम एक्सहेलेशन होता है उसका उल्टा, डायफ्राम ऊपर की ओर गति करेगा अगर हम सांस छोड़ेंगे तो। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब सांस
अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम ऊपर उठता है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि नीचे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। यह उत्तक होता है, नली जैसी वाहिकाएं होती है, भोजन पोषक तत्वों में पत्तियों से पादपों के अन्य भागों का संवहन करता है, वाष्पोत्सर्जन इसके कृषक खिंचाव उत्पन्न करता है। तो इसमें पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। तो जाइलम, सबसे पहले तो जाइलम के बारे में बात करते हैं। तो जाइलम क्या करता है कि जल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। तो इस आंसर हो गया इसका ये। अब पादपों में दो प्रकार के संवहक उत्तक होते हैं जिसे कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम उत्तक जल और खनिज का वहन करते हैं, फ्लोएम होता है पादप और भोजन का वहन करते हैं। जाइलम के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसको पीडीएफ से एक बार रीड कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 14, अपने सूक्ष्म छिद्र कैमरा बनाया और इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा रंगीन अत्यधिक छोटा, वास्तविक सीधा रंगीन अत्यधिक छोटा, और पार्श्व व्युत्क्रमित रंगीन अत्यधिक छोटा, आभासी सीधा रंगीन अत्यधिक छोटा। तो जो सूक्ष्म छिद्र कैमरा होता है उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वाव बनती है, यानी कि वास्तविक उल्टी बनती है, कलरफुल और अत्यधिक छोटी बनेगी। सबसे मूल प्रकार का कैमरा सूक्ष्म छिद्र कैमरा होता है, लेंस से सज्जित नहीं होता। एक प्रतिबिंब बनाने के लिए सभी प्रकाश किरणों को छोटे से छिद्र सूर्य के आकार के मध्य सबसे छोटे संभव क्षेत्र में केंद्रित किया जाता है। छिद्र में एक ऐसी तस्वीर प्रदर्शित करता है जो हमेशा उल्टी होती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। रियल इमेज होती है, रियल बनेगी तो हमेशा उल्टी बनेगी, और जो इन्वर्टेड होगी वो हमेशा सीधी बनेगी। रियल होगी वो दर्पण के सामने बनेगी क्योंकि उल्टी है, और इन्वर्टेड होगी तो दर्पण के पीछे बनेगी। रियल इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो आभासी होती है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15, किस निम्नलिखित में उस धातु का चयन कीजिए जो H2SO4 के साथ क्रिया करती है लेकिन ऊष्मा देने पर HCl से क्रिया नहीं करती? कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर तो हो जाएगा कॉपर। और इसका रीज़न बताते हैं, इसमें इसकी जो रिएक्शन टेबल है उससे आपको समझ आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें HCl से क्रिया नहीं करती है। अब देखिए ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम। तो पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब यहाँ से देखिए कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, निकेल, टिन, लेड, ये मोस्ट रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव तो हाइड्रोजन हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉपर है वो अभिक्रिया नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 16, धमनियों के विषय में कथनों पर विचार करना है। धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के समान भागों में ले जाती है। सुनिश्चित करने के लिए रुधिर केवल हृदय से शरीर के सभी भागों की ओर प्रवाहित होता है। धमनियों में वाल्व होते हैं। धमनियों की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। तो क्या बोल रहा है कि धमनियां होती है रुधिर वाहिका, यानी कि ब्लड वेसल्स होती है, जो क्या करती है ऑक्सीजन को कैरी करती है और हार्ट तक लेके जाती है। और सुनिश्चित करने के लिए केवल हृदय से शरीर के सभी भागों में, इसमें केवल जो पॉइंट है ना इसको नोट करना, केवल हृदय से शरीर के सभी भागों में प्रसारित होती है। धमनियों में वाल्व होते हैं। जो वाल्व होते हैं वो धमनियों में ना होकर हमारे हार्ट में होते हैं, जैसे चैम्बर बोला जाता है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। धमनियां भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। कंसेप्ट, मानव जीवन में अंग प्रणाली जो शरीर के अंदर पदार्थों में परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है। हमारे परिसंचरण तंत्र में पेशियां, पंपन अंग होते हैं। धमनियां, शिराएं, केशिकाएं, रक्त कहा जाता है। हृदय में 2 आलिन व 2 निल्ले होते हैं। हृदय रक्त को बाहर निकालने के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं, नली पादप के रूप में कार्य करती है, जिसके माध्यम में रक्त बहता है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से दूर लेके जाती हैं।
क्या बोल रहे हैं, धमनियाँ क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो हमारी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये जो फुसफुसिया शिराएँ हो गया जिसे पोलमनरी वेन कहते हैं, उसे ऑक्सीजन युक्त रचना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये एक एक्सेप्शन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में दी गई विशेषताओं पर विचार करना है। चौड़ी पौधे कैसे होते हैं, चौड़े चपटी पत्तियां होती हैं। तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जड़ों में बहुत गहराई तक पहुंचते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होता है। शंक्वाकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी होती है। तो प्लांट क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो तने से करते हैं। और जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, प्लांट की जड़ें अंदर होती है ना जमीन के ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास। तो यानी कि क्या करते हैं कि जल कम ग्रहण करते हैं जो छोटे पौधे होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों में पर्णहरित नामक हरा रंग होता है। पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। ऊर्जा का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड पानी से भोजन को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। अब जैसे हम फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 लेते हैं, CO2 जल क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इवेपोरेशन, इसको आप पढ़ना PDF से। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है। ये ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 जल का उपयोग होता है। CO2 और जल का उपयोग, ये ऑप्शन भी ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। यानी कि CO2 रिलीज होती है और ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। O2 मुक्त होती है, CO2 प्रयुक्त होती है। यानी कि O2 रिलीज होती है, CO2 प्रयुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन रात दोनों समय पर होता है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फोटोसिंथेसिस का भी हम पढ़ के आए हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्रांश अत्यधिक कुंडलित नहीं है जिसकी लंबाई विद्रांश से कम होती है। क्षुद्रांश यकृत अग्नाशय में स्राव प्राप्त करती है। यकृत शरीर की सभी बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस स्रावित करती है, अग्नाशयिक रसाओं द्वारा क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 B एंड C। देखिए कैसे, मानव पाचन तंत्र में आहार नाल संबंधित पाचन ग्रंथियां हैं। आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, अंग प्रणाली, अग्नाशय, क्षुद्रांत, विदंत, मलाशय, गुदा शामिल है। तो यहाँ देखते हैं, इसमें क्षुद्रांश लगभग 22 फीट 7 मीटर हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, जबकि विदंत लंबाई की 6 फीट है जो क्षुद्रांश से छोटी होती है। यानी कि जो हमारा विदंत है वो बड़ा होता है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी कॉलम को हमें मैच करना है। पेनिसिलिन जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर खोजते हैं। किडविन फर्मेंटेशन जिसे लुइस पास्चर एंड बैसिलस एंथ्रेक्स रॉबर्ट कोच। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। पेनिसिलिन, कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम। प्रतिजैविक जीवों द्वारा उत्पादित एक पदार्थ जो अन्य जीवों में जीवाणुओं के लिए विषाक्त होता है। इसका उपयोग जीवाणु कारण के होने वाली बीमारियों के खिलाफ प्रतिजैविक औषधि में किया जाता है। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक का टीका विषाणु वैक्सीनिया से बना पहला टीका है। चेचक को खोजने वाले थे एडवर्ड जेनर। किडविन, यह ऊर्जा मुक्त करने के लिए कार्बनिक पदार्थ का खंडन करता है। बैसिलस एंथ्रेक्स वायवीय बीजाणु बनाने वाला ग्रामग्राही रोड के आकार का जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन से कथन
बल रेखाओं और प्रकाश की किरणों के संबंध में अलग तौर पर सही है। यह अमूर्त संरचनाएं दृष्ट निरूपण जो कि भौतिक घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।